नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं के फिजिक्स के बारे में। कक्षा 11वीं के फिजिक्स के बारे में कल मैंने आपको मूल राशि, मूल मात्रक और मूल मात्रकों में अंतर के बारे में आपको मैंने बताया था। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं में भौतिकी की तो संदिग्ध अंक। आखिर संदिग्ध अंक कहलाता क्या है? तो कहता है कि किसी माप को उसे मापने में प्रयुक्त यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत व्यक्त करने पर उस माप का अंतिम अंक संदिग्ध अंक कहलाता है। कहने का अर्थ है किसी माप को, किसी माप मतलब कोई लंबाई है या द्रव्यमान है, किसी को नापने में प्रयुक्त यंत्र मानिए किसी न किसी से नापेंगे अपन। यथार्थता की सीमा का अर्थ होता है कि वो दशमलव के कितने अंकों तक उसको क्या कर सकता है, माप सकता है। दशमलव के कितने अंकों तक वो क्या कर सकता है, उसको माप सकता है। तो यथार्थता की सीमा के अंतर्गत जो जितने ज्यादा दशमलव के अंकों तक नाप सकेगा उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी, जो जितना कम नापेगा उसकी यथार्थता उतनी ही कम होगी। के अंतर्गत व्यक्त करने पर उस माप का अंतिम अंक संदिग्ध अंक कहलाता है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा बताई गई है कि आखिर वास्तव में संदिग्ध अंक होता क्या है। तो किसी माप को उसे मापने में प्रयुक्त यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत व्यक्त करने पर उस माप का अंतिम अंक क्या कहलाता है, संदिग्ध अंक कहलाता है। यदि मैं आपको बताऊं कि वास्तव में संदिग्ध अंक है क्या, तो जैसे कोई माप लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि 1.564 लिखा है, ठीक है, और हमने मीटर में हमने इसको मापा है, मिलीमीटर किसी में भी नाप लिए। तो इसका जो अंतिम अंक कहलाता है, ये वाला जो अंक होगा, ये अंतिम अंक जो होगा वो कौन सा अंक कहलाएगा, संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब होता है, यदि हम इंग्लिश शब्द का उपयोग करें, संदिग्ध का मतलब होता है डाउटफुल, या कहा जाए तो मतलब डाउटफुल ही कह सकते हैं इसको, कि मतलब ये ऐसा अंक है जो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें हमको आशंका। जैसे मान लीजिए हम भाग करते हैं, जब हम दशमलव में भाग करते हैं तो 3-4 अंकों तक यदि हमको निकालना होता है तो चौथा 5वां अंक जो निकलता है तो वो हम लिख देते हैं कि भाई चलो इतना आता होगा। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसके आगे कोई आ जरूर सकता है, परंतु हम लिखते नहीं है। तो वह अंक कौन सा अंक कहलाता है, संदिग्ध अंक। कहने का अर्थ है, जैसे उदाहरण के लिए एक और लेते 5.56, 6 क्या कहलाएगा, संदिग्ध। 1.5 में ये क्या कहलाएगा, संदिग्ध। 1.5, 6, 4, 5, तो ये क्या कहलाएगा, संदिग्ध। ये सभी अंक कैसे कहलाएंगे, कुल मिलाकर दशमलव के बाद जो अंतिम अंक होता है वो कौन सा अंक कहलाता है, संदिग्ध अंक कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इसको संदिग्ध अंक के रूप में समझ सकते हैं। अब बात आती है मापन में त्रुटियां। मापन में त्रुटियां का वीडियो मैं आपको पहले ही भेज चुका हूं। आप चूंकि शुरू से अपन चल रहे हैं तो इसलिए हम एक बार और मापन में त्रुटियों को हम जानेंगे। तो आखिर मापन में त्रुटि कैसे होती है, मापन में त्रुटि, मापन में बीच में लिख देते हैं, मापन में त्रुटि। तो हम इसको समझेंगे कि आखिर मापन में त्रुटि कैसी होती है, और पूरा डायग्राम बना के मैं बताऊंगा। मापन में त्रुटि कहने का अर्थ है किसी भी भौतिक राशि को मापने में यंत्र की बनावट अथवा व्यक्तिगत या किन्हीं बाह्य कारणों के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है वह कौन सी त्रुटि कहलाती है, मापन में त्रुटि। मापन का मतलब होता है किसी राशि को हम मापते हैं और मापने में कुछ न कुछ त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। इसकी परिभाषा कहता है किसी भी माप का निरपेक्ष मान असंभव। कहने का अर्थ यह है। अब हम बच्चों जानेंगे मापन में त्रुटि के बारे में। तो मापन में त्रुटि के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया है कि मापन में त्रुटि क्या होती है। मापन में जो त्रुटि होती है, मापक यंत्र के कारण जो मापने में त्रुटि होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, मापन में त्रुटि। तो मापन में त्रुटि को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है वर्गीकृत त्रुटि, नंबर 2 है यादृच्छिक त्रुटि। बात आती है वर्गीकृत। तो वर्गीकृत त्रुटि ऐसी त्रुटि कहलाती है जो वस्तु के बनावट या उसकी आकृति आकार या बाह्य कारकों के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो वर्गीकृत त्रुटि कहलाती है।
वर्गीकृत त्रुटि को हमने कितने भागों में बांट के रखा हुआ है? वर्गीकृत त्रुटि को हमने पहले तो 4 भागों में बांटा है। तो वर्गीकृत त्रुटि में पहला क्या है? यंत्रीय त्रुटि। तो नाम ही से स्पष्ट है यंत्रीय त्रुटि। तो यंत्र के कारण उत्पन्न त्रुटि को हम क्या कह सकते हैं? यंत्रीय त्रुटि। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, शून्यांक, अल्पतमांक और अचर। शून्यांक त्रुटि मतलब किसी भी यंत्र को नापने के लिए पहले हम शून्यांक उसका ले लेते हैं। यदि शून्यांक सही तरीके से नहीं आता है तो शून्यांक में भी 3 प्रकार की त्रुटि हो सकती है। शून्यांक में हो जाएगा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो ये यदि मान लीजिए किसी को मापन में मापते हैं, मान लीजिए मापन करते हैं, तो भाई सबसे पहले तो हमारा यह है कि किसी मापन को नापे तो हम 0 से शुरू करते हैं। कहने का मतलब जैसे थर्मामीटर से यदि डॉक्टर टेम्परेचर नापता है तो पहले उसको क्या कर लेता है? 0 ऐसे कैसे करके 0 कर लेता है। उसके बाद यदि मान लीजिए ऑलरेडी 50 डिग्री वो रखा रहा है, फिर आपका भी 100 डिग्री टेम्परेचर, तो 150 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कैसी होगी? धनात्मक कहलाएगा आपका। और ऋणात्मक में क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो मतलब धनात्मक रहेगा तो निगेटिव करना पड़ता है फिर उसको। फिर ऋणात्मक में मान लीजिए ऑलरेडी इतना माइनस कर दे, फिर नापेंगे तो कहीं ना कहीं मान क्या आएगा? कम आएगा। तो वो आपकी ऋणात्मक त्रुटि कहलाती है। बात आती है अल्पतमांक। अल्पतमांक का मतलब होता है कि ऐसी त्रुटि, मतलब पहले तो हम ये जान लें अल्पतमांक क्या। तो अल्पतमांक कहलाता है किसी भी मापक यंत्र का न्यूनतम मान को अल्पतमांक कहते हैं। किसी भी मापक यंत्र के न्यूनतम मान को अल्पतमांक कहते हैं। तो न्यूनतम मान लेने में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी वो अल्पतमांक त्रुटि कहलाएगी। उसके बाद आता है अचर त्रुटि। अचर त्रुटि वह त्रुटि कहलाती है जो मापक यंत्रों में आशांकन के कारण, आशांकन का मतलब इसमें जो नंबर डले होते हैं उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो अचर त्रुटि कहलाती है। इसके बाद बात आती है बाह्य त्रुटि। बाह्य त्रुटि वह त्रुटि कहलाती है जो बाह्य कारकों के कारण, जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेंस का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। लेंस के प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जैसे बाहर धूप की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए हम बाहर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, धूप एक समय पे है, फिर एक समय पे धूप बदल छा गए चारों ओर और धूप नहीं है, तो वो किसके कारण हो पाया? भाई वातावरण या बाह्य कारकों के कारण वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमको धूप नहीं मिल पा रही। तो धूप नहीं मिलना वो हमारी गलती नहीं है, न मापक यंत्र की गलती है। गलती कहीं ना कहीं ये जो त्रुटि उत्पन्न हो रही है वो बाहरी वातावरण के कारण हो रही है। या हम पिन गाड़ रहे हैं तो हवा चल रही है, तो हवा चलने के कारण पिन क्या हो जाती है? गिर जाती है। इस कारण से जो त्रुटि उत्पन्न हो रही है वो बाह्य कारकों के कारण, मतलब हवा तो बाह्य कारक पर, हम तो रोक नहीं सकते उसको। बात आती है अपूर्ण त्रुटि। अपूर्ण त्रुटि वह त्रुटि कहलाती है जिसे हम चाह कर भी दूर नहीं कर सकते। अपूर्ण त्रुटि ऐसी त्रुटि कहलाती है जो चाह कर भी हम दूर नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई स्केल में नंबरिंग गलत हो गई है तो हम चाह के भी उसको दूर नहीं कर सकते। या किसी भी मापक यंत्र में कुछ गड़बड़ी आ गई है या बार बार उस गड़बड़ी आ गई, उसको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब वो कैसी त्रुटि है? अपूर्ण, मतलब उसको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। बात आती है व्यक्तिगत त्रुटि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिगत माने मापनकर्ता। मापनकर्ता के कारण यदि कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती, मापनकर्ता वह कहलाता है जो प्रयोग करता है। मान लीजिए कि वो प्रयोग कर रहा है, उस समय उसने प्रयोग करने में कहीं कोई गलती कर दी है, तो यदि उसके कारण यदि कोई त्रुटि, या फिर हमने लिखने में पाठ्यांक लेने में गलती कर दी, 4.5 लेना था हमने 4.9 ले लिया, तो भाई गलती तो हमारी है, हमने क्यों गलत मान लिया? तो इसलिए उसका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। इसलिए जो व्यक्तिगत, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो मापनकर्ता के द्वारा जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। अब बात आती है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि का अर्थ यह है कि यदि कोई प्रयोग हम करते हैं और बार बार जो मान आता है वो अलग अलग आता है। एक बार कुछ आएगा, दूसरे बार कुछ आएगा, तीसरे बार कुछ आएगा, चौथे बार कुछ आएगा। मतलब हम बार बार किसी मापक यंत्र के द्वारा किसी भी मापन को करते हैं और हर बार हमारे पास अलग अलग मान आते हैं, अलग अलग मान हर बार आते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो त्रुटि उत्पन्न हो रही है वो यादृच्छिक त्रुटि कहलाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने त्रुटियों के बारे में जाना और त्रुटियों के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।